राहु और केतु। हम मनुष्यों के लिए राहु वो रियलिटी है जिसके पीछे हम रोज हर घंटे हर मिनट भागते हैं, और केतु वो इल्यूजन है जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है। वो मिस्ट्री है जिससे हम हमेशा अलग रहते हैं। वो जहां भी होता है हमको उन चीजों के प्रति इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन एक्चुअली क्या है पता है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। राहु है इल्यूजन, जो होता ही नहीं फिर भी हम उसके पीछे भागते हैं, पर केतु वो रियलिटी है जिसके बारे में हम जानते नहीं और उसके बारे में हम खोजते रहते हैं। आज की वीडियो में हम राहु और केतु के इसी ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे, जो कि सितंबर महीने में 22 और 23 के बीच होने वाला है। मेरा नाम है राहुल सिंह, स्वागत है आपका ABCD ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। नमस्कार। राहु और केतु के इस ट्रांजिट के बारे में जानने से पहले कुछ बातों को आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन ये है कि जो भी बातें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में मैच करे, और ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल भी मैच ना करे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिष जो है, वो पर्टिकुलरली हर व्यक्ति के लिए अलग अलग काम करता है। क्योंकि देखिए, राहु और केतु की पोजीशन आपकी कुंडली में अलग हो सकती है, मेरी कुंडली में अलग हो सकती है, और प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग हो सकती है। भले राशियां सेम हो, पर उनके हाउसेस अलग अलग होते हैं। ये बहुत सारे पैरामीटर्स पर निर्भर करता है। जैसे कि राहु अगर वृषभ राशि में जा रहा है, तो वृषभ राशि का मालिक कौन है? शुक्र। शुक्र ने आपको अष्टक वर्ग में कितने बिंदु दिए हैं? आपकी दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रेंतर दशा क्या चल रही है, नवमांश कुंडली में, दशमांश कुंडली में, यानी कि आपकी विवाह की कुंडली में, आपकी मैरिज की कुंडली में, और अलग अलग डिफरेंट कुंडलियों में राहु केतु की जो पोजीशन है वो क्या है। और ये ट्रांजिट बहुत सारी बातों पे आपकी लाइफ को इफेक्ट करेगा। तो अब मैं अगर बोलूं कि यही चीजें आपकी जिंदगी में होने वाली हैं, तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो इस बात को बिल्कुल भी गांठ बांध लीजिए कि जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो एक जनरलाइज्ड वे है कि राहु और केतु की साइन में जाने से, साइनों में जाने से और उन नक्षत्रों से होकर जाने से क्या प्रभाव जनरली लाइफ पे पड़ेंगे, हमारी मेंटालिटी कैसी होगी और किस तरीके के एक्ट हम करेंगे। देखिए, मैं इस वीडियो के अंदर राहु और केतु जिन नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे उसके बारे में संक्षिप्त में, ब्रीफ में बात करूंगा, और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसका प्रभाव हमारे जीवन पे, हमारे पृथ्वी पे किस तरीके से पड़ने वाला है। तो चलिए बात करते हैं राहु और केतु के इस ट्रांजिट के बारे में। देखिए, राहु और केतु का यह ट्रांजिट साइन ऑफ टॉरस में और साइन ऑफ स्कॉर्पियो में रिस्पेक्टिवली हो रहा है। वृषभ राशि में राहु जा रहे हैं मिथुन से निकलकर, और केतु जा रहे हैं धनु से वृश्चिक राशि में, यानी स्कॉर्पियो में। देखिए, राहु और केतु का जो मूवमेंट है ना, वो रेट्रोग्रेड है, वक्री है। राहु और केतु हमेशा उल्टी दिशा में मूव करते हैं, उल्टा मूव करते हैं, रेट्रोग्रेड मोशन या वक्र मूवमेंट करते हैं। यानी वो मिथुन से होकर वृषभ में जाएंगे, और उसी तरीके से केतु धनु से होकर वृश्चिक राशि के अंदर आएंगे। तो देखिए, इसमें बहुत सारी बातों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, और सभी बातों पे हम थोड़ा थोड़ा समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको भी समझ में आ जाए और मैं भी अच्छी तरीके से उन बातों को क्लियर कर पाऊं। बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा और अपने आप से रिलेट करने की कोशिश करिएगा। और सच्चाई तो ये है ना कि जब तक हम रिलेट ना करें, प्रैक्टिकल लाइफ की ओर ना बढ़े, तो किसी भी चीज को हम समझ नहीं सकते। तो चलिए, राहु वृषभ राशि यानी साइन ऑफ टॉरस में जा रहा है। साइन ऑफ टॉरस में जाने का मतलब क्या है कि वहां पे पहला कि साइन ऑफ टॉरस का मालिक कौन है? शुक्र। शुक्र और दूसरे किस हाउस को का लॉर्ड है? तुला राशि का। वृषभ राशि में राहु 3 नक्षत्रों से होकर गुजरेगा। मृगश, पहले तो मृगशिरा, और एक्चुअली जेमिनाई में उसके 2 पद थे। यानी मिथुन राशि में देखिए, प्रत्येक नक्षत्र के 4 पद होते हैं। एक्चुअली मृगशिरा का 2 पद वृषभ राशि में, और 2 पद जो हैं वो 2 सेक्शंस जो हैं वो जेमिनाई में है। तो एक्चुअली उसके इफेक्ट को आप फील कर पा रहे होंगे। तो वृषभ राशि में राहु पहले मृगशिरा, फिर रोहिणी, और तीसरे में कृतिका नक्षत्र से होकर गुजरेगा। उसी तरीके से केतु जो है वृश्चिक राशि में पहले ज्येष्ठा से, फिर उसके बाद अनुराधा से, और अंत में विशाखा से होकर गुजरेगा। और इन सब के अलग अलग प्रभाव होंगे, और हम सबको बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझेंगे। इसलिए इसको मैं 2 भागों में बांट देता हूं इस वीडियो को। पहले देखिए
कि हम पहले राहु के पक्ष को समझ लेंगे, फिर केतु के पक्ष को, क्योंकि अगर मैं दोनों को मिक्स करके एक डेटा आपके पास रखता हूं तो मेरे लिए भी कंफ्यूजन होगा और आपके लिए भी कंफ्यूजन होगा। तो पहले हम बात करते हैं राहु के इस ट्रांजिट में टॉरस की भूमिका को, वृषभ राशि की भूमिका को, कि राहु जब वृषभ राशि में जाएगा तो किस तरीके के इफेक्ट्स को लेकर आएगा। देखिए, पहले इस बात को समझने के लिए हमें साइन ऑफ टॉरस को समझना होगा। और साइन ऑफ टॉरस जो है ना, काल चक्र में यानी जो हमारी कुंडली बनती है उसका सेकंड हाउस होता है। तो इसमें 3 बातें निकल कर आती हैं। पहला सेकंड हाउस, दूसरा साइन ऑफ टॉरस, तीसरा राहु खुद। और शुक्र के बारे में हम थोड़ी सी बात या जानकारी प्राप्त कर लेंगे जिससे इसको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो पहली बात, सेकंड हाउस क्या होता है किसी भी कुंडली का। सेकंड हाउस को समझने के लिए पहले फर्स्ट हाउस समझ लीजिए। फर्स्ट हाउस जो होती है ना किसी भी कुंडली की, वो होती है हमारी पर्सनालिटी, हमारी खुद की बॉडी। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, मैं बस इस बॉडी को लेकर सेकंड हाउस को बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। सेकंड हाउस वो होता है गेन। किसी भी हाउस का सेकंड हाउस उस प्रीवियस हाउस का गेन होता है। तो हमारी बॉडी और जिन चीजों की हम वैल्यू करें, तो सेकंड हाउस क्या होती है ना, हमारी बॉडी का गेन। देखिए, हमारी फिजिकल बॉडी में जिसकी हम सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं वो है हमारा फेस। हम सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक्स किसके लिए खरीदते हैं? अपने फेस के लिए, चाहे वो फेस वॉश हो, क्रीम हो या कुछ भी हो, अपने फेस के लिए, हेयर्स के लिए, नेक तक की चीजें। ये जो है हमारी बॉडी से समझिएगा, यानी सेकंड हाउस होती है द थिंग्स यू वैल्यू, आई वैल्यू। सबसे ज्यादा जो चीजें आप वैल्यू करते हैं वो सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देते हैं भाई? आपके लिए और मेरे लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है मेरी फैमिली। तो सेकंड हाउस आपकी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस के द्वारा एक और चीज जिसको हम जिंदगी में अभी तक सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, और आप समझ गए होंगे, पैसा, आपकी खुद की कमाई, एक्यूमुलेटेड वेल्थ। यूं तो ये आपकी ईटिंग हैबिट्स को भी बताता है, यानी आपके पेरेंट्स के द्वारा इनिशियली जो फूड हैबिट्स आपके बनाए जाते हैं उसको, ये आपके थ्रोट को, चीक्स को, नोज को, टिथ को, नेल्स को, इसको भी रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस आपके पूरे फेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी जहां से आप सेल्फीज लेते हैं ना, आईने में अपने चेहरे को देखते हैं ना, अपनी ब्यूटी को देखते हैं, ये सारी सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस आपका ज्वेलरी है, जेमस्टोन्स हैं, कॉस्मेटिक क्रीम्स हैं, और बहुत सारी महंगी चीजें और बहुत सारी चीजें जिसको आप वैल्यू देते हो अपनी लाइफ में। जिस भी चीज के लिए आपका पोजीशन हो, मतलब वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि आपके लव्ड वन ने, किसी ने आपको चॉकलेट गिफ्ट कर दिया हो और उस चॉकलेट की रैपर को आपने अगर रख लिया, वो उस चीज की वैल्यू भी हम सेकंड हाउस से ही देखेंगे। तो ये हो गई सेकंड हाउस की बातें। अब सेकंड हाउस के बाद हम समझते हैं साइन ऑफ टॉरस को। अब चूंकि सेकंड हाउस में मैंने इतनी सारी बातें बताई, तो साइन ऑफ टॉरस भी लगभग वही है। वृषभ राशि जो होती है, हम थोड़ी सी बात समझेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि का जो सिंबल होता है ना, वो बैल होता है। यूं तो बैल बड़ी शांति से बैठा होता है, वो खाए पिए काम करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही आपने उसे पिंच कर दिया ना भाई, आपने उसे परेशान कर दिया, वो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। और बैल की बॉडी आपने देखी है ना, बड़ी मस्कुलर, हट्टी कट्टी, मोटी तगड़ी बॉडी होती है। और चूंकि वृषभ राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है, तो यहाँ से हम लोगों की मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को समझते हैं। यानी ये सबसे ज्यादा मटेरियलिस्टिक साइन है, वेल्थ की साइन है, एक्विजिशन ऑफ वेल्थ है, पैसे को जो हम जमा करते हैं वो है। दूसरी चीज, वृषभ राशि वाले बड़े अच्छे मैनेजर्स होते हैं फाइनेंशियल में, बड़े अच्छे एडवाइजर्स होते हैं फाइनेंसेस में। ये पैसे को अच्छे तरीके से जमा करना जानते हैं। इनका जो इमोशनल बैकग्राउंड है, मतलब अगर ये अपने लव को, रिलेशनशिप्स को प्रैक्टिकली समझते हैं, ये अपनी लाइफ में सिक्योरिटी और फैमिली को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, ये मटेरियलिस्टिक होते हैं, इनकी लाइफ में सिक्योरिटी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसको भी खोजते हैं। और नेगेटिव ट्रेट्स क्या हैं इनके? बड़े लेथार्जिक होते हैं, लेजी होते हैं। जैसे बैल होता है ना, एक जगह बैठ गया तो बैठ गया, बड़े लेजी होते हैं, इसीलिए इनके काम बीच बीच में छूट जाते हैं। अब राहु के बारे में बात करेंगे। राहु क्या है? यूं तो शास्त्रों में राहु के बारे में जो बताया गया है, स्वयंभरू नाम का एक राक्षस था जिसका सिर कट गया, तो जो जिसकी बॉडी से भगवान विष्णु ने इसका सिर काट दिया, तो जो सिर हुआ वो राहु बन गया, और जो बॉडी बन गई वो केतु। यानी ये एक हेडलेस बॉडी, बॉडीलेस हेड है। यानी इस
एक हेड, ऐसा हेड जो सभी चीजों को खाना चाहता है। यानी जिस भी राशि में राहु बैठता है ना, उसकी खुद की बॉडी नहीं है, वो उस राशि की सारी चीजों को अटेंड करना चाहता है। जैसे सपोज वो आपकी सेकंड हाउस में अगर बैठ रहा है तो वो हाईएस्ट वेल्थ पाना चाहता है, हाईएस्ट खूबसूरती पाना चाहता है। तो राहु की सबसे बड़ी क्वालिटी है ऑब्सेशन। ये एक्स्ट्रा वैगेंट होता है, बड़ी चीजों को दिखावा इसका शौक है, ये चीट कर सकता है, लायर है, और एडिक्शन इसकी क्वालिटीज होती हैं। राहु की एक बड़ी सबसे बड़ी खास बात यह है ना कि राहु किसी भी राशि में जाकर उसके राशि के अधिपति के रूप में ढल जाता है। बड़ा बहरूपिया ग्रह है, ये एक धुंध पैदा कर देता है, आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि ये शुक्र की राशि में जा रहा है तो ये शुक्र की तरह ही बिहेव करेगा। अब चलिए, जो इतनी बातें हमने समझी हैं राहु और केतु राहु के बारे में, तो राहु की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, ये जहां भी होता है उन चीजों को बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है। तो एम्पलीफिकेशन की जो इसकी नेचर है ना, वो बड़ी ही क्वालिटी नेचर कह सकते हैं इसको, इसका गुण कह सकते हैं कि ये सभी चीजों को इस तरीके से बढ़ा देता है कि आपको लगेगा नहीं भाई ये बहुत नेचुरल है, लेकिन ये एक्चुअल रियलिटी नहीं होती है। चलिए, राहु जब मृगशिरा से होकर गुजरेगा, यानी मृगशिरा के 2 पदों से होकर ये गुजरेगा, तो राहु मृगशिरा की नेचर को एम्पलीफाई कर देगा। मृगशिरा जो नक्षत्र होता है ना, इसकी सिंबल जो है ना वो डियर्स हेड, यानी एक हिरण, मृग मतलब हिरण, शिरा मतलब से डियर्स हेड, हिरण के सिर द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक हिरण की क्वालिटी क्या होती है, वो बड़ा टाइमिड होता है, चंचल होता है, इधर उधर भागते रहता है, दौड़ना घूमना उसकी एक नेचर में होती है। तो ये नेचर को राहु जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा देगा। यानी आप जब भी वो मृगशिरा से होकर गुजरेगा, बड़ा टाइमिड फील करेंगे, बड़ा चंचल फील करेंगे, एक अंदर से एंथुसियाज्म आपके अंदर जो है वो रन करने लगेगा लोगों के अंदर। मृगशिरा नक्षत्र का जो देवता है, जो उसको रूल करता है, वो है आपका चंद्रमा। चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र का रूलिंग डाइटी है। और चंद्रमा की हम इंडल्जेंट क्वालिटी के बारे में जानते हैं। चंद्रमा जो है ना एक बड़ा इनकंसिस्टेंट प्लैनेट है, वो हमेशा एक चंचलता उसके अंदर रहती है, सेंसुअल प्लैनेट है, सेक्सुअल प्लैनेट है। और चंद्रमा एक चीटर प्लैनेट के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि दूसरे की वाइफ के पीछे भागना, एक सेंसुअल क्वालिटी अपने अंदर बिल्डअप कर लेना, एक खराब कैरेक्टर को दिखाना, ये चंद्रमा की कुछ नेचर्स हैं। ठीक है, जो मैं सिर्फ मृगशिरा के लिए ही बोल रहा हूँ, स्पेशली मृगशिरा के लिए, क्योंकि जब राहु इस चंद्रमा की क्वालिटीज को एनहांस करेगा, एम्पलीफाई करेगा, तो आपका दिमाग बड़ा चंचल हो जाएगा, वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए मृगशिरा के अंदर ना, चूंकि वीनस की साइन में जा रहा है, ये बातचीत की साइन है, स्पीच की साइन है, टॉरस जो स्पीच की साइन है, खूबसूरती की साइन है, आपका अट्रैक्शन उन चीजों की ओर जाने लगेगा, आप ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्टेड होने लगेंगे। और इससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इससे आपकी फैमिली लाइफ बिगड़ सकती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, ज्यादा जोश में आकर किसी से बातचीत ज्यादा ना बढ़ा लें। चूंकि साइन ऑफ टॉरस में राहु और मृगशिरा नक्षत्र आ रहे हैं, तो चूंकि देखिए एक हिरण की क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ सर्च करते रहता है। तो ये सर्चिंग जो है आपकी हो सकती है नॉलेज के लिए हो, स्पिरिचुअल पाथ के लिए हो, और कुछ सर्चिंग हो सकती है कि आप अपनी लाइफ पार्टनर भी खोज सकते हैं। क्योंकि इसकी एक और डाइटी है ना, वो माँ पार्वती है, जिन्होंने बड़े ही तपस्या करके भगवान शिव को पाया था। एक पेशेंस भी देता है। नेगेटिव ट्रेट्स क्या राहु एनहांस कर सकता है कि बड़े लेथार्जिक हो जाते हैं, मेंटली तो ये बड़े चंचल होते हैं, पर बॉडी से बड़ी लेथार्जिक हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। एक इंटरेस्ट जाग सकता है आपके अंदर गानों को सुनने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, गाना गाने के लिए, क्योंकि ये जिन प्रोफेशंस को एक्टिवेट करेगा वो होंगे म्यूजिशियंस, सिंगर्स, बड़ी अच्छी तरीके से एक्टिवेट करेगा। क्योंकि ये घूमता रहता है ना एक हिरन, तो इसकी क्वालिटी को भी एनहांस करे अगर, तो देखा जाए तो आपकी इंटरेस्ट आ सकती है कि आने वाले टाइम में आप गाड़ियों के प्रति, बाइक्स के प्रति आपका इंटरेस्ट जाग जाए, आप रोड्स पे घूमना चाहें, हो सकता है लद्दाख के ट्रिप के बारे में भी आप सोचने लगे। तो ये सारी बातें आपको मृगशिरा में से जब राहु गुजरेंगे तो देखने को मिल सकती हैं। दूसरा, जब राहु रोहिणी से होकर गुजरेंगे, और ये पूरी रोहिणी से होकर गुजरेंगे, रोहिणी एक्चुअली 27 नक्षत्रों में सबसे खूबसूरत नक्षत्र माना जाता है और सबसे ज्यादा मटेरियलिस्टिक नक्षत्र भी है। क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का जो देवता है, जो उसको रूल करता है, वो ब्रह्मदेव है,
यानी हमारे ब्रह्मा जी, जिनको क्रिएटर माना जाता है इस पूरे ब्रह्मांड का। तो रोहिणी नक्षत्र का एक ही सिंबल है, क्रिएशन, क्रिएशन एंड क्रिएशन। यानी ये एक बड़ी प्रोडक्टिव साइन है, क्योंकि इसका जो सिंबल है ना वो एक बैलगाड़ी है, ऑक्स कार्ट। बैलगाड़ी से आप देखिए, बैल एक मटेरियलिस्टिक साइन, क्योंकि बैल बड़ा मस्कुलर होता है, उसे आप मटेरियलिस्टिक देख सकते हैं कि क्या देख सकते हैं वहां से कि पैसा, धन। पुराने जमाने में यानी हमारे एंशियंट टाइम्स में जो बैलगाड़ी का प्रयोग होता था किस चीज के लिए होता था? लोग उस पर धान, अनाज जो है एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, यही इसका काम था। और जो अनाज है, जो धान है या किसी भी तरीके की क्रॉप्स है, उसको किससे जोड़ा जाता है? सिविलाइजेशन से। क्रॉप्स, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो क्रॉप्स पे डिपेंड करती है, वहाँ की खेती बाड़ी और फार्मर्स पे डिपेंड करती है। तो ये साइन, ये जो नक्षत्र है ना, ये फार्मर्स के लिए, सिविलाइजेशंस के लिए, जमीनी तौर पे जो फिनेंसेस होते हैं उनकी कैलकुलेशंस के लिए ये नक्षत्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट नक्षत्र बन जाता है। ये नक्षत्र बड़ा प्रोडक्टिव नक्षत्र, ये सबसे बुरे से बुरे वर्स्ट कंडीशन में भी आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स को दे सकता है। अब हम बात करते हैं राहु जब यहाँ से गुजरेगा तो क्या करेगा? ये फार्मर्स के अंदर एक रेवोल्यूशन लाएगा। हमारे कंट्री के अंदर फार्मर्स के अंदर एक नई चीज जागने लगेगी। वो विरोध कर सकते हैं नेगेटिव ट्रेड्स में, और या तो सपोर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव ट्रेड्स में। पॉलिटिशियंस फार्मर्स के लिए नई नई योजनाएं लेकर आएंगे। हो सकता है कि जमीनी तौर पर सच ना हो, और हो सकता है कि सच हो भी कुछ चीजें, क्योंकि राहु एक चीटर प्लैनेट है, लायर प्लैनेट है। तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो है ना, तो इसको लेकर करप्शंस की ओर बढ़ सकते हैं। फार्मिंग के लिए, हमारे सोशल नेटवर्क्स के लिए ये बड़ा ही समय जो है गड़बड़ जा सकता है। आपको समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है, एक्चुअल फार्मर के लिए कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं या बुरी चीजें हो रही हैं। क्योंकि एक बड़ा ही प्रोडक्टिव साइन है, चार्मिंग साइन है। एक्चुअली रोहिणी नक्षत्र वाले बड़े चार्मिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, ये अपनी अट्रैक्शन से ही सारा रिस्पेक्ट गेन कर लेते हैं। ठीक, तो इसका जो भी रूलिंग प्लैनेट है ना वो भी मून है। तो देख लीजिए, मून के होने से एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर सीधे निकल कर आ जाता है, चीटर। क्योंकि मून की एक बड़ी ही फेमस स्टोरी है जहां पे इन्होंने बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ संपर्क बना लिया था, जिससे बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ये लोगों के अंदर ना ऑपोजिट सेक्स के प्रति एक ऑब्सेशन क्रिएट कर सकता है। आपका अट्रैक्शन दूसरी सेक्स के प्रति बढ़ सकता है, आपकी बातचीत बढ़ सकती है, आप बड़े खुशमिजाज तरीके से मस्ती कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। क्योंकि रोहिणी में जाने के साथ ही आपकी इंटरेस्ट ट्रैवलिंग में भी बढ़ने लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि बैलगाड़ी जो इसका सिंबल है वो एक ट्रांसपोर्ट को भी दर्शाता है। तो हो सकता है कि आप फैमिली के साथ कहीं बाहर चले जाएं, कहीं घूमने जाने की आपकी इच्छा हो जाए, स्विट्जरलैंड जाने की आपकी इच्छा हो जाए, दुबई जाने की आपकी इच्छा हो जाए। लेकिन इन सारी इच्छाओं की भी जो नेगेटिव साइड है वो है कि कहीं आपका अट्रैक्शन कहीं और तो नहीं चला जा रहा है, जिससे आपकी फैमिली लाइफ बिगड़ सकती है। और इस बात को बड़ी ही मतलब तगड़ी मजबूती से लीजिए भाई, क्योंकि ये दिक्कत आपको आने वाले समय में आ सकती है। रोहिणी जिन प्रोफेशंस को आगे बढ़ाएगा वो हो सकता है फार्मर्स के लिए जो फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर। राहु उसको बड़ा एनहेंस कर सकता है, एक बड़ा अच्छा रेवोल्यूशन आ सकता है आने वाले टाइम के अंदर। रोहिणी फिनेंस डिपार्टमेंट्स के लिए भी अच्छा समय लेकर आ सकता है, इकोनॉमी को हमारा थोड़ा सा एनहेंस कर सकता है। चीट भी हो सकते हैं, कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, क्योंकि राहु सडन अप एंड डाउन को भी दिखाता है। रोहिणी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री, इन सभी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा सकता है। तो बड़ा अच्छा समय है इन सभी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए। अब राहु कहाँ मूवमेंट करेंगे? कृतिका नक्षत्र की ओर। चूंकि ये कृतिका नक्षत्र के सिर्फ एक ही भाग में इनका इफेक्ट होगा साइन ऑफ टॉरस के अंदर, तो कुछ लेस इफेक्ट ही देखने को मिलेंगे, और ये अंतिम समय की ओर होगा 18 महीनों में, क्योंकि राहु और केतु एक राशि में 1.5 साल के लिए रहते हैं। तो कृतिका नक्षत्र क्या होता है? क्योंकि ये साइन ऑफ टॉरस के अंदर है, कृतिका नक्षत्र एक फायरी नक्षत्र है। इसके जो रूलर हैं, इसके जो लॉर्ड हैं, वो प्लैनेटरी रूलर की बात कर रहा हूँ, वो भगवान सूर्य हैं, सूर्य देव हैं इसके रूलर। और इस नक्षत्र की जो डाइटी है, जो देवता इनको रूल करते हैं, वो हैं भगवान कार्तिकेय और अग्निदेव। क्योंकि कृतिका नक्षत्र और भगवान कार्तिकेय के बारे में हम जानते हैं, भगवान कार्तिकेय वॉरियर थे,
ये प्रोटेक्शन देते थे, इन्होंने देवताओं को राक्षसों से बचाया था, ठीक है। और सूर्यदेव के बारे में हम जानते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट क्वालिटी है, किंग है, अथॉरिटी देते हैं। तो जब ये मिक्सचर आता है, और थोड़ी सी और एक बात मैंने जो छोड़ दी, भगवान कार्तिकेय को 7 कृतिकाओं ने पाला था, भगवान शिव ने उनके पास दिया था। तो ये एक मतलब फॉस्टर होम्स के लिए बड़ा अच्छा मौका है जो यहाँ ये ग्रो कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर है प्रोटेक्शन का, मदरली नेचर का, क्योंकि माँ कृतिकाओं का प्यार भी तो है यहाँ पे। तो राहु जब इन नक्षत्र से जाएगा, इस नक्षत्र से पास करेगा, तो आपकी जो फोकस होगी ना वो अपने गोल की ओर होगी। आप कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में, एक नया मैनेजमेंट लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक सेनापति का, एक प्रोटेक्टर का क्या काम होता है ना कि वो मैनेज करे अपनी लाइफ को। तो एक मैनेजमेंट आने की कोशिश होगी। कंट्री लेवल पे हम अपनी प्रोटेक्शंस को बढ़ा सकते हैं, हमारी सेना की क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, जो राहु यहाँ पे एनहांस करेगा, क्योंकि राहु यहाँ एक्सॉल्टेड होता है साइन ऑफ टॉरस में। हम अपने फिजिकल बॉडी पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि फायर साइन है या अग्नि तत्व की राशि, अग्नि इसके लॉर्ड हैं। तो इस अग्नि के होने की वजह से यहाँ पे एक और क्वालिटी हमें देखने को मिल सकती है। फायर क्या ना हमेशा जलते रहता है, हमारे अंदर एक पोजेशन आ जाए, हमारे अंदर क्या ऑब्सेशन आ जाएगा कि हम किसी चीज को अचीव करने के लिए अपनी लाइफ को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। आने वाले टाइम के अंदर हम सीख कर सकते हैं नॉलेज को, हम सीख कर सकते हैं किसी भी और चीज को जो हम पाना चाहते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव को अपनी लाइफ में, जब ये कृतिका नक्षत्र से होकर गुजरेंगे। ओवरऑल ये जो ट्रांजिट है राहु का, मैंने देखिए यहाँ एस्पेक्ट्स, राहु के एस्पेक्ट की बात नहीं की हुई है, मैंने बस राहु की साइन ऑफ टॉरस में क्या नेचर आने वाले हैं उसके बारे में बात की है। अलग अलग असेंडेंट्स पे क्या असर पड़ेगा इसके बारे में हम कभी फिर और बात करेंगे अगली वीडियोस में। लेकिन ये जो मैंने बातें की, ये एक संक्षिप्त परिचय था सभी नक्षत्रों से होकर, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं प्रत्येक नक्षत्र की सभी डिटेल पे राहु के ट्रांजिट के बारे में बता पाऊं। अब हमने पूरी राहु के हिस्से को तो समझ लिया कि ये चीजें हो सकती हैं। अब हम समझेंगे उस प्लैनेट के बारे में जो बड़ा ही मिस्टीरियस प्लैनेट है और एक मिस्टीरियस साइन से होकर गुजरेगा। इस राशि वृश्चिक के बारे में बहुत सारे ज्योतिषियों की अलग अलग धारणाएं हैं, केतु के बारे में भी अलग अलग धारणाएं हैं। तो पहले हम केतु के बारे में समझते हैं, फिर वृश्चिक राशि के बारे में समझेंगे और वृश्चिक राशि की जिन 3 नक्षत्रों से होकर ये गुजरेगा उसको भी समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम पहले वृश्चिक राशि की। साइन ऑफ स्कॉर्पियो क्या होता है? साइन ऑफ स्कॉर्पियो मतलब समझिए क्या, बिच्छू। पहली चीज ध्यान में आती, देखकर भागते डर लगता है, पॉइजन होता है उसमें। वृश्चिक राशि ना एक बड़ी ही मिस्टीरियस साइन है जिसे डेथ और रीबर्थ की साइन कहा जाता है। वृश्चिक राशि ना एक इंटेंस साइन है, एक साइकोलॉजिकल साइन है। जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं ना, उनके दिमाग में हमेशा एक साइकोलॉजी लेकर चली होती है। जैसे वृश्चिक राशि कुंडली के जिस भी घर को डिनोट करेगा, जैसे मान लीजिए आपके 4th हाउस में आ गया, तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपकी फैमिली के अंदर, आपके घर के अंदर अपनी माँ को लेकर हमेशा चलती रहेगी, यानी इसके दिमाग में हमेशा एक साइकोलॉजी चलती रहती है। क्योंकि ये 7th हाउस के बाद से, लिब्रा के बाद आता है, रिलेशनशिप्स के बाद आता है, तो इनके दिमाग में अगर नेगेटिव साइड्स को देखें तो एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में भी बातें दिमाग में कंप्लीटली रनिंग करती रहती है। ये एक बड़ी इंटेंस और इमोशनल साइन है। ये बड़े लॉयल होते हैं अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, पर अगर इनको कोई छोड़ता है तो एक बिच्छू की नेचर है ना, अगर आपने उसको छेड़ दिया तो आपको काटेगा। तो इनके अंदर रिवेंज लेने की भी क्वालिटी होती है। और चूंकि ये एक मिस्टीरियस साइन है, ये ऐसी साइन है जिसके बारे में समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि तंत्र मंत्र का साइन भी इसको कहा जाता है। जो चीजें छिपी हुई हैं, जो चीजें दिखाई नहीं देती, हमारे एंशियंट टाइम की जो ऑकल्ट साइंस हो गई, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, तंत्र हो गए, मंत्रों की साधना हो गई, वो भी साइन ऑफ स्कॉर्पियो से ही देखी जाती है। गवर्नमेंट फील्ड में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अंडरग्राउंड होकर काम करते हैं, जैसे कि सीबीआई हो गया, रॉ हो गया, एनसीबी हो गया, जिनके बारे में हम लोग बहुत सारा कुछ नहीं जानते, कौन से ऑफिसर्स है, कहाँ काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंट्रीज में जो हमारे डिटेक्टिव्स हैं, ये सभी स्कॉर्पियो साइंस के द्वारा ही देखी जाती हैं। एक्चुअल में स्कॉर्पियो साइन जो होता है ना, वो हमारी कुंडली का 8th हाउस होता है। तो 8th हाउस के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें जान लीजिए। 8th हाउस ना सडन ट्रांसफॉर्मेशन की हाउस है। आपकी जिंदगी में जो
फटाक से बदलाव आ जाते हैं, वो 8th हाउस देता है। 8th हाउस आपके इन लॉज का हाउस है, आपकी पत्नी के फिक्स्ड एसेट्स यानी पैसों का हाउस है, जो आपकी पत्नी की जो वेल्थ होती है, जो आपके पत्नी की फैमिली की जो वेल्थ होती है, वो भी देख सकते हैं। आपकी पत्नी जिन चीज़ों को सबसे ज़्यादा वैल्यू देती है, उन चीज़ों को देख सकते हैं ओवरऑल, क्योंकि ये आपके 7th हाउस का सेकेंड हाउस है यानी 8th हाउस, तो आपकी इन लॉस का हाउस भी इसको माना जाता है। ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स देता है, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस देता है, पॉइजन्स की साइन है, एक्सीडेंट्स की साइन है, क्रॉनिक डिजीज की साइन है, और इसके अंदर तंत्र मंत्र तांत्रिक प्रक्रियाएं और बड़ी इंटेंस साइन है वॉर की भी, ठीक है ना। तो जब इससे केतु, यानी पहले केतु के बारे में थोड़ा समझ ले। केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि इसकी सिर्फ बॉडी है, जो मैंने बताया कि राहु जो है वो बॉडीलेस हेड है और केतु जो है हेडलेस बॉडी है, ठीक। तो चूंकि इसकी सिर्फ बॉडी है, ये देख नहीं सकता है, तो पहले यहाँ से एक बात आती है डार्कनेस, एम्प्टीनेस, नथिंगनेस। ये केतु के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए, इक्वालिटीज हैं। केतु सेपरेशन देता है, क्योंकि इसकी खुद की सेपरेशन है, इसके पास अपना हेड नहीं है। केतु आइसोलेशन देता है। केतु वो एनलाइटमेंट है, वो रियलिटी है जिसको हम जानना चाहते हैं। हम अगर अपने बारे में जानना चाहते हैं, हम एनलाइटेंड होना चाहते हैं कि हमें ये जिंदगी मिली क्यों, हम कौन हैं, हमारा इस ब्रह्मांड से क्या संबंध है, तो ये सारी बातें केतु से संबंधित होती हैं। केतु की अगर नेगेटिव साइड्स को देखें तो ये गुस्सा दिलाता है, ये मार्स की तरह बिहेव करता है, इंटेंस हो जाता है, ठीक। कर्ट्स हैं, एक्सीडेंट्स हैं, और एक गुड सर्जन, एक अच्छा सर्जन जिसकी केतु भी अच्छी होती है, ये मेडिसिन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल ये एक बड़ा ही मिस्टीरियस प्लैनेट है। ये जहाँ भी बैठा होता है ना, उन चीज़ों के प्रति आपका इंटरेस्ट नहीं होता, आप उन चीज़ों को नहीं मानते, क्योंकि केतु को और राहु को पास्ट लाइफ से जोड़ते हैं। जिन चीज़ों को आप पिछले जन्म में भोग चुके हैं, केतु उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये केतु, स्कॉर्पियो और 8th हाउस के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी बातें जानी हैं, और हम जब अगले वीडियोस बनाएंगे तो इन सारे साइंस और प्लैनेट्स के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से समझेंगे। अब केतु पहले यहाँ से गुजरेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र से। 18 नक्षत्रों की जब तक खोज हुई थी ना, तो ज्येष्ठा उनमें से सबसे बड़े थे। ज्येष्ठ हमारे नॉर्मल हमारी भाषा में जेठ मतलब जो सबसे बड़े थे, तो सीनियर मोस्ट। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का जो सिंबल होता है ना, वो एक ताबीज होता है, गोल ताबीज, तलिस्मान जिसको कहते हैं। तो हमारे पुराने जमाने में जो राजा होते थे ना, वो गोल ताबीज को अपने कानों में पहनते थे। क्या शब्द कहा मैंने? राजा। यस। तो केतु की जो डाइटी है ना, वो इंद्रदेव है, ठीक है ना। सॉरी, केतु की डाइटी बोल रहा हूं मैं बता रहा हूं कि ज्येष्ठा नक्षत्र की जो डाइटी है ना, वो इंद्रदेव है। तो ये जो नक्षत्र है ना, वो अथॉरिटी को दिखाता है, अथॉरिटी। पिछले जमाने में किंग्स को और आज के जमाने में पॉलिटिशियंस को, आर्मी ऑफिसर्स को, जो भी लोग हायर पोजीशंस पे हैं, ठीक। चूंकि ये एक सर्कल ताबीज के बारे में बताता है, तो बड़ी मिस्टीरियस चीज हो जाती है। कोई भी चीज सर्कल में ही होती है हमारे ब्रह्मांड में, तो मिस्ट्री को एक दिखाता है, एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन को दिखाता है, ये सभी तरीके के पुलिस को। क्योंकि देखिए, जब केतु यहाँ से गुजरेगा ना, तो वो एक इंटेंस क्वालिटी हमारे अंदर डिपेंड करेगा कि हम एक अथॉरिटेटिव पोजीशन के अंदर पहुंचे। ये नहीं कि हम सेपरेट हो जाएंगे, नहीं हमें यहाँ नहीं काम करना, हम किसी जगह पे नहीं जाना चाहिए, नहीं। केतु अपनी सबसे अच्छी साइन में जा रहा है। चूंकि ये मार्शियल साइन में जा रहा है, हम यहाँ पे थोड़े एक्टिव हो सकते हैं और हम एक अथॉरिटेटिव पोजीशन को पाने की कोशिश करेंगे। चूंकि इंद्र के बारे में हम लोग जानते हैं कि इंद्र किस तरीके के देवता थे। एक इनकी भी कैरेक्टर जो है ना, बड़ी अच्छी नहीं थी। ये भी चीट करते थे देवी देवताओं के, देवियों के साथ अलग अलग जगह पे चीट करते थे। ये अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए कुछ भी करते थे। तो जब ये नेगेटिव होगा किसी की बर्थ चार्ट में, तो आप चीट कर सकते हैं अपनी पोजीशन को बनाने के लिए। अपने ऑफिसेस के अंदर बड़ी ही नेगेटिव तरीके का गेम खेल सकते हैं, पॉलिटिक्स खेल सकते हैं। यहाँ पॉलिटिशियंस एक रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, यहाँ आर्मी ऑफिशियल्स, एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आ रहा है, तो हमारी कंट्री के ऊपर हमारे पड़ोसियों के द्वारा दिक्कतें आ सकती हैं आने वाले टाइम के अंदर, चाहे वो जनवरी से हो, दिसंबर में हो, नवंबर में हो। ये बड़ा ही दिक्कत वाला समय आ सकता है। हम अपने प्रोटेक्शंस के लिए बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि केतु वॉर जोन को भी डिनोट करता है। चूंकि ये मार्स की साइन में जा रहा है, मंगल की साइन में जा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को राइज करेगा। जिन प्रोफेशंस को ये एक्टिवेट कर देगा, वो होगा आर्मी प्रोफेशन, पुलिस ऑफिसर्स,
बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े ऑफिशियल्स जो होंगे हमारे देश के, जो हमारे देश को संभालते हैं, जैसे NSA हेड हो गए, इन सारे सिक्योरिटी एजेंट्स हो गए, तो ये देखने वाली बात होगी आने वाले 1.5 साल के अंदर कि हमारी सिक्योरिटीज़ किस तरीके से काम करती हैं। हो सकता है कि जब केतु इसके अंदर जाए, मार्स के साथ कंजंक्ट करे, तो एक वॉर लाइक सिचुएशन हमारे देश में पड़ोसियों के साथ क्रिएट हो सकती है। अब ये आपके ऊपर क्या क्रिएट करेगा, आप अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए कुछ भी हद तक जाएंगे, आप अपनी पोजीशन को बनाने के मेंटली स्ट्रांग होंगे, ठीक। दूसरी चीज, केतु इसके बाद मूव करेंगे अनुराधा नक्षत्र के अंदर। मेरे लिए अनुराधा नक्षत्र सबसे इंपॉर्टेंट नक्षत्र है। मैं इस नक्षत्र को बड़ा ही इंपॉर्टेंस देता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये नक्षत्र। अनुराधा का मतलब होता है आफ्टर राधा, मतलब सबसीक्वेंट सक्सेस, एक ऐसा सक्सेस अनुराधा आपको सक्सेस देता है। जैसे कि राधा के लिए आपने देखा ना, बड़ी ही तपस्या करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का प्यार जीता। आज हम जब भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा का नाम जोड़ते हैं। तो उसी तरीके से अनुराधा नक्षत्र से होकर जब केतु गुजरेगा ना, तो देखिए अनुराधा नक्षत्र की जो सिंबल है ना, वो एक स्टाफ है, डंडा है। पुराने जमाने में जो हमारे ऋषि मुनि होते थे ना, वो एक डंडा लेकर चलते थे। वो डंडा किस चीज़ का सिंबल था पता है? एनलाइटमेंट का, हायर एजुकेशन का, हायर सेल्फ का और इंटेलिजेंस का। उसी डंडे से एक किसी भी गुरु की नेचर देखी जाती थी कि वो कितना हायर है, कितना नॉलेज है। उसी डंडे में उनकी सारे ज्ञान होता था। मतलब एक डंडा का मतलब ये नहीं कि सारा ज्ञान उसी के अंदर है। डंडे का मतलब ये है कि आप अथॉरिटी में। चूंकि इनके लॉर्ड मित्र हैं, मित्र 12 आदित्यों में से एक आदित्य हैं। मित्र का मतलब क्या होता है? बंधु, दोस्त। तो जब केतु यहाँ आएंगे ना, तो इनकी क्वालिटी को एनहांस करेंगे। क्वालिटी को ऐसा नहीं कि सेपरेट कर देंगे। ये व्यक्ति, आपके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व तैयार होगा कि आप सबके साथ ग्रुप में बड़े अच्छे से काम करने लगेंगे, बड़ा खुशनुमा माहौल हो जाएगा। आप सीक्रेटली बड़े अच्छे काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चूंकि ये एक सक्सेस को देता है, तो जब अनुराधा से होकर केतु गुजरेंगे ना, तो आप अपने काम को पूरा करेंगे, सक्सेस की ओर बढ़ेंगे और हमारा देश भी इसी तरीके से ग्रो करेगा। अनुराधा नक्षत्र लॉजिक, इंट्यूशंस को बड़ा ही महत्व देता है। ये एजुकेशन को बड़ा महत्व देता है और रिसर्च फील्ड में बड़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। इससे हमारे देश के अंदर देखिए, एक पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं और वैक्सीन को लेकर हमारे अंदर एक बड़ा ही ऑब्सेशन आ गया है। जब अनुराधा नक्षत्र से होकर केतु गुजरेंगे ना, तो डॉक्टर्स के अंदर, रिसर्चर्स के अंदर ना एक एनर्जी आ जाएगी, मार्शियन एनर्जी आ जाएगी। और अनुराधा नक्षत्र के जो लॉर्ड है ना, सैटर्न है, जो इनको डिसिप्लिन देते हैं, बहुत ही पावरफुल डिसिप्लिन देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, जिस वजह से वो एक अच्छी फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। जो लोग मैथमेटिक्स में रिसर्च कर रहे हैं, PhDs कर रहे हैं, ये समय उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आप अपनी PhD कंप्लीट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में एक अच्छी थीसिस आपको मिल सकती है, थ्योरी मिल सकती है। तो वेट करें जब केतु अनुराधा नक्षत्र की ओर मूव करें, ताकि आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर पाएँ। इंट्यूशनल एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी एक बड़ा अच्छा समय है, साइकिक्स के लिए अच्छा समय है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए, एजुकेशनल फार्म खोलने के लिए भी अच्छा समय होगा जब केतु अनुराधा नक्षत्र से होकर गुजरेगा। तीसरी बात हम करते हैं, देखिए थोड़ी थोड़ी बातें हमने समझी। अब जब हम डिफरेंट लग्न के बारे में समझेंगे, मेष के बारे में, वृषभ के बारे में, तो हम उनके बारे में समझेंगे, राहु और केतु के एस्पेक्ट से समझेंगे कि उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अब जब केतु विशाखा नक्षत्र से होकर गुजरेगा, तो विशाखा नक्षत्र के बस एक पद से ही इसका ट्रांजिट होगा साइन ऑफ स्कॉर्पियो में। तो एक विशाखा नक्षत्र का जो सिंबल होता है ना, फोर्क होता है, एक मतलब डबल ब्रांचेस, विशाखा, शाखा मतलब ब्रांच होती है, मतलब वी मतलब 2 शाखाएं। और इसका एक अनदर नेम भी है राधा, जिसके बारे में हमने बताया कि बड़ी तपस्या की है उन्होंने। इसका जो सिंबल है ना, वो एक शादियों में आपने देखा होगा कि गेट बड़े अच्छे से सजाए जाते हैं। तो एक गेट होता है शादियों का, जो इसका सिंबल के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से गेट से हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं, अंदर जाते हैं। तो जब केतु यहाँ आएंगे ना, तो स्कॉर्पियो में केतु एग्जॉल्टेड होते हैं। वहाँ मार्च की एनर्जी की वजह से आप कोई भी चीज अपनी लाइफ की एक जो जैसे कि आपने कोई ऑब्जेक्टिव बनाया, अपना गोल बनाया है, उसकी शुरुआत फिर से कर सकते हैं, एक बिगिनिंग तैयार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, विशाखा एक बड़ी ही गोल ओरिएंटेड नक्षत्र है। ये अपने गोल को पाने के लिए कुछ भी करते हैं।
लेकिन एक जो इनकी नेगेटिव साइड है ना, कि ये अपने अंदर बड़ी ही नेगेटिव चीजें डेवलप करने लगते हैं। ठीक है, देखिए मैं बहुत सारी नेगेटिव बातों के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस को देखेंगे और उससे उनके मेंटल स्टेटस पे सब कोई हमारे जैसा नहीं हो सकते, सबकी मेंटल स्टेटस अलग है, नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर ना आए, इसलिए मैं नेगेटिव बातों को छोड़ रहा हूँ हर नक्षत्र की। तो जब विशाखा से होकर केतु गुजरेंगे तो हम बड़े गोल ओरिएंटेड हो जाएंगे, पैशनेट हो जाएंगे, क्योंकि इसके लॉर्ड भी अग्नि और इंद्र हैं जो इसकी डाइटी है। तो विशाखा नक्षत्र से गुजरते समय हमारे अंदर जो ऑब्सेशन क्रिएट हो जाए, जो फायर क्रिएट होगा अपने गोल्स को पाने के लिए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखने लायक होगा कि हम कैसे पा सकें इन चीज़ों को। और दूसरी चीज़ ये होगी ना कि विशाखा वाले जो लोग होते हैं वो अपने अंदर बड़ी नेगेटिव चीज़ें डेवलप करते हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोचने लगते हैं, उनके साथ नेगेटिव चीज़ें होने लगती हैं। तो जैसे कि लिक्वर ले लेना, दारू पीना, शराब पीना, नशे करना, एडिक्शंस में चले जाना, तो ये चीज़ें भी डेवलप कर सकती हैं लोगों के अंदर जब वो विशाखा से होकर जाएं। किन प्रोफेशंस को ये आगे बढ़ाएगा, जैसे कि बार टेंडर्स होते हैं, ये विशाखा नक्षत्र द्वारा देखे जाते हैं, फैशन मॉडल्स होती हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, मिलिटेंट्स भी देखे जाते हैं विशाखा नक्षत्र के अंदर, बड़े बड़े ऑफिशियल्स और IT फर्म्स के लोग भी विशाखा नक्षत्र के लिए देखे जाते हैं। तो अभी तक जो भी बातें हमने राहु और केतु के ट्रांजिट के बारे में की, जिन नक्षत्रों से होकर हो गुजरे, उसके बारे में हमने बड़ी संक्षिप्त में जाना, बड़े ब्रीफ में जाना, और मैंने बहुत ही इजीली इन सभी चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है ऐसा कि आप समझ भी गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियोस में हो सकता है कि मैं सभी लग्नों के बारे में बात करूं, पर जो मैं बात आपको अब बता रहा हूं कि सभी लग्नों के बारे में हम एस्ट्रोलॉजर्स बात तो करते हैं, पर वो हार्डली बहुत कम लोगों के लिए सही हो पाता है, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में ही आप लोगों को बताया कि किसी भी लग्न या राशि के लिए कुछ भी प्रेडिक्शन करना, किसी भी ट्रांजिट की, वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। आप मासेस के लिए प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो इंडिविजुअली काम करती है और उनके कर्मों के अनुसार काम करती है। तो जैसे आपके कर्म होंगे, इफेक्ट्स भी आपको उसी तरीके से मिलेंगे। तो ओवरऑल ये जो ट्रांजिट है वो सबके लिए थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा, ऊपर नीचे हो सकता है, पर डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, भगवान पे भरोसा रखना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने समझने में सुविधा हो। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।